नमस्कार साथियों, केवीएस एनवीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन की इस श्रृंखला में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 2 सेशन से मोटा मोटी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई। मैंने आपके कमेंट्स को देखा और लगभग सभी कमेंट्स के जवाब देने की मैंने कोशिश करी। अगर आपने कमेंट किया था तो एक बार चेक कर लें कि आपका जवाब आया है या नहीं। मैक्सिमम केस में सभी का जवाब आ गया है, कम से कम अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। उन कमेंट्स को देखा, 2 बातें बहुत ज़्यादा उसमें कंसर्निंग थी। पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड और दूसरा था बाइलिंगुअल, यानी कि इंग्लिश और हिंदी कॉम्पिटेंस या अप्रोच की बात करें। तो आज हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं कि केवीएस एनवीएस के अंदर जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, कैसे होता है, किस तरह की दिक्कतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है और किस तरह की दिक्कतों के अंदर समस्या हो सकती है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में पूरी चर्चा होगी और आप भी अपने हिसाब से चेक कर लें कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स उसके हिसाब से है या नहीं। आगे आने वाले सेशंस के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है उसके लिए भी एक मास्टर क्लास करा देंगे और फिर उसके बाद अपना पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। आप अच्छे तरीके से अपनी फाइल, अपनी पर्सनैलिटी, ड्रेस सब कुछ प्रिपेयर करके जाएंगे तो बढ़िया स्कोर ही आप करेंगे। सबसे पहला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस है क्या। सबसे पहले जब आप जिस भी दिन, यानी कि अभी कुछ दिनों के बाद टीयर 2 का रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि आफ्टर टीयर 2 रिजल्ट, जैसे ही टीयर 2 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जी अब तो आपका इंटरव्यू होना है। तो टीयर 2 के रिजल्ट के कुछ ही दिनों के अंदर ये क्या करेंगे, ये इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर देंगे। अच्छा, कल एक सवाल पूछा गया, सारे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मैं उनका पर्सनली जवाब दे रहा हूं, मैं खुद जवाब दे रहा हूं उन सबका, तो एकदम निश्चिंत रहेंगे। एक सवाल पूछा गया कि सर अभी हम तैयारी अभी कैसे करें, हमें तो पता नहीं हमारा रिजल्ट क्लियर होगा या नहीं होगा, तो अभी से तैयारी करेंगे, फेल हो गए तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई देखो, एक मैंने कट ऑफ भी बताया था कि हम 70% या 75% से अबव का एस्टिमेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि 50% वाले सिलेक्ट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये कतई नहीं है। जितने भी साथियों ने टीयर 2 का एग्ज़ाम दिया है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप किसी कोर्स को खरीद के ही प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने का मतलब आपका खुद का पर्सनालिटी ग्रूमिंग है और उसके ऊपर तो हम काम कर ही सकते हैं। और इस चीज़ को आप एकदम ध्यान रखिएगा या फिर एकदम इस चीज़ से आप अवेयर रहिएगा कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के आने के कुछ ही दिनों के अंदर आपके इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हो जाएगा और उस समय बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन का आपके पास समय नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे में यदि आपको लगता है कि उस दिन 10-15 दिनों में अगर आप काम कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे सब कुछ वेल एंड ओके हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी चीज़ों में दिक्कतें हैं या फिर चाहे पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, अगर कोई दिक्कत है तो ये ज़रूरी है कि आप अभी ही उसे करेक्ट कर लें, क्योंकि बाद में जब नर्वसनेस और टेंशन होगी तो चीज़ों को ठीक कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी साथी इंटरव्यू के लिए अपने आप को एस्पायर कर रहे हैं, अपनी तैयारी करते रहें। इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हो जाएगा। इंटरव्यू का शेड्यूल बहुत जल्दी होगा। मेरा ये एस्टिमेशन है कि हो सकता है कि जो गर्मी की छुट्टियां हैं, इन गर्मी की छुट्टियों में इंटरव्यूज हो जाए, क्योंकि इस समय केवीज खाली रहते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू का शेड्यूल होगा। आपके पास एक कॉल लेटर आएगा। अब इस कॉल लेटर को लेकर के समस्या है एड्रेस की। ठीक है, कई लोगों के साथ ये मैंने कमेंट्स में देखा, कई साथियों का ये सवाल था कि सर मेरा एड्रेस गलत भर दिया है या मैंने कहीं और का एड्रेस भर दिया है या अब वहाँ से हम जा चुके हैं। तो ऐसे में अगर हमने गलत एड्रेस भर दिया है या फिर कोई दूसरा एड्रेस है तो अब हम क्या करें, क्या एड्रेस अपडेट हो सकता है? तो जवाब है नहीं, एड्रेस अपडेट अब नहीं हो सकता है। लेकिन क्या एड्रेस के चक्कर में अब आपकी नौकरी नहीं लग पाएगी? तो जवाब है ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन किया जाएगा वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन ही किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस समय आप रिजल्ट चेक करेंगे, रिजल्ट चेक करने का जो आपका पोर्टल होगा, जो ऑनलाइन साइट है, वहां पे आप जब चेक करेंगे तो आपका हो सकता है कि कॉल लेटर वहीं से डायरेक्ट डाउनलोड करने का आ जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा एड्रेस का चक्कर भी नहीं पालना है।
ठीक है, कॉल लेटर। और इन केस अगर मान लो कुछ भी नहीं आ रहा ना आपके रिजल्ट में उन्होंने पब्लिश नहीं किया और वो कह रहे जी हम तो बाय पोस्ट ही भेजेंगे या इसी तरीके बाय ईमेल के थ्रू ही भेजेंगे, आप कहेंगे जी मेरी ईमेल भी इनवैलिड बता रही है, तो हम क्या करें? तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आप अगर आपको लगता है कि आप पास हो चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आप चेक कर ही लेंगे, अगर आप पास हो चुके हैं तो केवीएस एनवीएस हेडक्वार्टर्स या सीबीएसई हेडक्वार्टर्स में बात करके आप अपना इंटरव्यू का कॉल लेटर मंगा सकते हैं। इट मीन्स अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट है तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, कॉल लेटर मिलेगा। कॉल लेटर के अंदर आपका डेट और टाइम तय किया गया होगा। डेट और टाइम का मतलब क्या है कि किस दिन आपका इंटरव्यू होना है। डेट, टाइम एंड प्लेस। डेट, टाइम एंड प्लेस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि केवीएस या एनवीएस जब इंटरव्यू लेता है तो वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जगह निर्धारित कर देता है। जैसे उसने कह दिया कि भाई दिल्ली के अंदर सारे टीजीटी वाले इंटरव्यू होंगे, या फिर टीजीटी इंग्लिश के इंटरव्यू यहाँ पे होंगे, पीजीटी इंग्लिश के इंटरव्यू कहीं और होंगे, पीआरटी के इंटरव्यू कलकत्ता में होंगे, या पीआरटी के 4-5 वेन्यू बना दिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज उसी की होती है। तो 4 सेंटर बना दिए, एक नॉर्थ में बना दिया, एक वेस्ट में बना दिया, एक साउथ में बना दिया, एक ईस्ट में बना दिया। इस तरीके से 4 सेंटर बना दिए और 4 सेंटर पर कैंडिडेट को भेज दिया जाता है। और पहले क्या होता था कि इंटरव्यू बहुत लंबे समय तक चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि कई सारे सेंटर्स खोल दिए जाते हैं, तो कई सारे सेंटर्स पर एक साथ सभी पूरे देश में लगभग जब इंटरव्यू चल रहे होते हैं तो बहुत कम दिनों के अंदर सारे पूरे के पूरे इंटरव्यूज कंक्लूड हो जाते हैं। तो इंटरव्यू के लेटर में आपको आप डेट मिलेगा कि किस दिन है। टाइम का मतलब क्या है? टाइम का एक स्लॉट होता है, जैसे कि भाई पूरे दिन इंटरव्यू है तो पूरे दिन को मेजरली 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक फर्स्ट हाफ और एक सेकंड हाफ, यानी कि एक 2 PM से पहले और एक 2 PM के बाद। आमतौर पर 10 बजे से इंटरव्यू चालू हो जाते हैं, तो 2 बजे से पहले या 1 बजे जो भी टाइम हो, 2 या 1 बजे से पहले को मॉर्निंग शिफ्ट कहा जाएगा और 2 या 1 बजे के बाद वाले को इवनिंग शिफ्ट कहा जाएगा। तो ऐसे में आपने ये चेक करना है जी मेरा इंटरव्यू कब है। अगर 2 बजे से पहले, यानी कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले पहुंचना है, और इवनिंग शिफ्ट का मतलब है कि पहले का मतलब 2 बजे या 2 बजे से पहले या जो भी इवनिंग शिफ्ट का जो टाइम है उससे पहले आपको पहुंचना है। पहले पहुंचने का कतई ये मतलब नहीं है कि सबसे पहला इंटरव्यू आपका होगा। इसका प्रोसेस अभी मैं आपको समझाऊंगा। प्लेस भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस चीज़ की भी संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि आपका इंटरव्यू जो है जहां पर आप रहते हैं वहां से कहीं ज़्यादा दूर हो। तो ऐसे में ज़्यादा समस्याएं ट्रांसपोर्टेशन की होती है, टिकटिंग की होती है। तो जैसे ही आप अपडेटेड रहेंगे, और अपडेट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहेंगे, ताकि कोई भी अपडेट आती है तो मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा और आप अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं इंटरव्यू तो मेरा बहुत दूर पड़ गया, तो उसके हिसाब से आप अपनी टिकट करा ले उस दिन से कम 1 दिन पहले की, क्योंकि ट्रेन लेट हो सकती है, ट्रेन कैंसिल हो सकती है। ऐसे 50 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने इंटरव्यू पर टाइम से ना पहुंचे। कुछ लोग होते हैं एकदम कटिंग एज ट्रेन कटवाते हैं। ट्रेन का मतलब छोटे डिस्टेंस के लिए तो कोई बात नहीं कि चलो कुछ नहीं हुआ तो बस से भी चले गए। जो लॉन्ग रूट पे गलती से अगर पड़ गया तो 1 दिन पहले का ही करा के चलेंगे, क्योंकि अगर लेट हो गया या कोई भी ऐसी समस्या हो गई तो आप बहुत बड़े खर्चों से बच सकते हैं, और एक कॉन्फिडेंस भी आपको रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में कोई एंग्जाइटी नहीं रहेगी कि कैसे होना है। 1-2 दिनों के बाद मैं अपना खुद का भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैंने खुद ने इंटरव्यू दिया था तो उस दौरान मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों चीजें तय हो गई। अब हम बात करते हैं कि जब वहां पे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस प्रोसेस में सबसे पहले जो आपका वहां पे होना है, सबसे पहले वहां पर जाके जाते ही आप चेक इन करेंगे। चेक इन का मतलब आप जो भी वेन्यू है उस वेन्यू में एंट्री करेंगे। उस चेक इन का मतलब ये हो गया कि वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट जो भी है बता देंगे और वो टिक कर लेगा कि भाई इस कैंडिडेट ने एंट्री ले ली है। कैंडिडेट ने एंट्री लेने का मतलब ये नहीं है कि अब आपका इंटरव्यू होगा ही होगा। यहाँ से आपको जगह बता दी जाएगी कि भाई फलानी जगह पे जाओ। आमतौर पर किसी बड़े हॉल में या किसी बहुत सारे कमरे होते हैं छोटे छोटे, और उसके हिसाब से आपको कमरा अलॉट कर दिया जाता है या किसी हॉल में आपको बुला लिया जाता है। आप वहाँ पर किसी हॉल में जाते हैं, वहाँ पर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डन हो जाता है तो यहाँ से आपको टोकन नंबर मिल जाता है, टोकन और पैनल नंबर मिल जाता है। ठीक है, टोकन या पैनल नंबर आपका जब मिल जाता है तो इसके बाद ऑब्वियस ही बात है आप उस जगह पहुंचते हैं और उस जगह पर आप टोकन के हिसाब से लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। और फिर जब भी आपका नंबर आ जाता है
नंबर आने के बाद आप अपना इंटरव्यू देते हैं और यहां से आपका इंटरव्यू प्रोसेस यहां पर फिनिश हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन सब जगहों पर किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसमें कुछ होगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कुछ होते हैं डिजायरेबल, ठीक है, और कुछ होते हैं जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, और कुछ होते हैं एडिशनल। देखो, अगर डिजायरेबल का मतलब जैसे कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और वो आपके पास नहीं है, आपने लिख दिया था जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास इंग्लिश और हिंदी आपको आनी चाहिए या कंप्यूटर आपको आना चाहिए, डिजायरेबल में लिखा हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई आपके पास डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो भी डिजायरेबल डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो आपके पास हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि डिजायरेबल डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है। फिर हम आते हैं एडिशनल सर्टिफिकेट पर। एडिशनल सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि भाई आप कुछ एक्स्ट्रा चीज लगा रहे हैं। भाई आप जैसे पीआरटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी ऐड कराना चाह रहे हैं, लेकिन अब आपकी जो क्वालिफिकेशन है या फिर आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके हिसाब से आपको 12th और जेबीटी जेबीटी ही चाहिए। तो ऐसे में जो आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट है, अगर उस डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के लिए मान के चलिए कि आप प्राइमरी टीचर के लिए आप अप्लाई करते हैं और उसके लिए जेबीटी चाहिए, लेकिन आपने बीएड भी कर रखी है, लेकिन बीएड का अभी तक आपका रिजल्ट अभी ठीक से डिक्लेयर नहीं हुआ, डिक्लेयर हुआ तो आपके पास मार्कशीट नहीं है, आपका डिग्री नहीं है, तो आपको इनकम डॉक्यूमेंट की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी कि अरे भाई ये नहीं है तो क्या होगा, इसकी चिंता नहीं करनी, यानी कि एडिशनल डॉक्यूमेंट से भी आपका पाला हट जाता है। अब हम आते हैं इन 2 डॉक्यूमेंट्स पे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम बात करते हैं एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे। एसेंशियल डॉक्यूमेंट क्या है? ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि ऑल डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव फिल्ड ड्यूरिंग फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन भरते वक्त, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते वक्त जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे वो सारी चीजें आपकी एसेंशियल डॉक्यूमेंट में आएगी जो एडवर्टीजमेंट में मेंशन्ड है। उदाहरण के लिए जो भी आपकी जॉब पोस्ट है, यानी कि जॉब पोस्ट रिलेटेड एसेंशियल डॉक्यूमेंट। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, यहां पे 2 केस लेके चलता हूं। एक लेके चलता हूं मैं पीआरटी का, एक लेके चलता हूं मैं पीआरटी स्पेशल का, ठीक है, स्पेशल का, और एक लेके चलता हूं टीजीटी का लेके चलता हूं, ठीक है, एक ही 3 केस लेके चलता हूं। पीआरटी के लिए आपको 12th चाहिए और जेबीटी चाहिए और सीटेट 1 चाहिए। पीआरटी स्पेशल के लिए भी आपको 12th चाहिए, यहाँ पर आपको जेबीटी चाहिए स्पेशल वाली, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको सीटेट 1 चाहिए और उसके साथ साथ आपको आरसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, ठीक है। टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको आपके पास ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपके पास बीएड होनी चाहिए और यहाँ पर आपके पास सीटेट 2 होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है, परसेंटेज क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा, परसेंटेज का क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी परसेंटेज का क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेजरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो मेजर चीज चेक करी जाएगी वो ये है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि किसी एसेंशियल डॉक्यूमेंट में ही कोई कमी हो जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे मान के चलिए ये सारी, अब पीआरटी की बात करें, 12th का डॉक्यूमेंट है आपके पास, ठीक है। डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पर आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो रिसेंट पास किए हुए कैंडिडेट हैं, जो सीजीपीए वाले हैं,
उनके पास एक ही बड़ी सी एक मार्कशीट होती है, उसी के अंदर वही डिग्री होती है, वही मार्कशीट होती है। अगर कोई भी कागज आपके पास ऐसा है जिसके ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट या मार्कशीट कम डिग्री, तो आपको दो अलग अलग कागजों की जरूरत नहीं है। कई बार साथी इससे भी परेशान होते हैं। लेकिन उसके पहले जो कैंडिडेट थे उनके पास मार्कशीट अलग होती थी और सर्टिफिकेट अलग होता था, तो उनको पता है कि भाई किनका क्या क्या चेक करना है। अगर आपके पास दो कागज हैं तो आपको दोनों चाहिए, अगर आपके पास मतलब अगर एक कागज है तो आपको एक देना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये कागज आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं भाई हादसे हो जाते हैं, कभी मतलब कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है, चोरी हो जाते हैं, या फिर मतलब कोई भी ऐसी समस्या हो सकती है। तो ऐसे किसी भी केस में अगर आपके पास आज आपके डॉक्यूमेंट सही सलामत हैं तो उनको थोड़ा आपको संभाल के रख लेना चाहिए कि आगे आने वाले कम से कम 3-4 महीने वो चोरी ना हो, वो खोए ना, नंबर एक। दूसरा, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है या खो चुका है या फिर चोरी हो चुका है, कोई भी ऐसी चीज़ है, और यदि आपके पास उसकी फोटो स्टेट है, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि फोटो स्टेट के बेसिस पे वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने लिखा कि यहाँ पर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। तो ऐसे में अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है ही नहीं, अगर वो सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में जाकर के डुप्लीकेट मार्कशीट और सर्टिफिकेट या डिग्री आपको इशू करवानी पड़ेगी। अब इसके ना बहुत लंबा समय लगता है, तो आज ही वह समय है जब कल जाकर के आप अपना ये काम करा लें, क्योंकि उस समय इमरजेंसी में ये काम होगा नहीं, और इमरजेंसी में ये काम होगा नहीं तो आप वहां पर जब जाएंगे तो आपको वहीं से वहीं भगा दिया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब जैसे कि ये जेबीटी है, तो जेबीटी की भी आपकी मार्कशीट चाहिए, अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की अलग अलग आती है तो उसके हिसाब से, और प्लस इसका भी जो आपका डिप्लोमा होता है वो आपको चाहिए। सीटेट का तो आजकल डिजी लॉकर से आ जाता है, तो ये आपका वहीं से काम चल जाएगा। और परसेंटेज का क्राइटेरिया जो 50% का क्राइटेरिया है वो आपको पूरा करना ही करना है। अब हम आते हैं जेबीटी पे। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एकदम रिसेंट पास किए हुए कैंडिडेट होते हैं और उनके पास डिग्री नहीं होती, मार्कशीट तो हो जाती है लेकिन डिग्री नहीं होती। तो ऐसे में इनके साथ बड़ी समस्या है। अगर आपके पास मार्कशीट है यानी कि डिक्लेयर्ड है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो कट ऑफ डेट, फॉर्म भरने की जो कट ऑफ डेट थी, अब मुझे वो ठीक से याद नहीं है, शायद 16 दिसंबर या ऐसी कुछ डेट, 16 दिसंबर को तो शायद पेपर था, जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, अभी जो मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग से पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि अगर आपने जेबीटी कर रखी है तो जेबीटी का जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वह इस फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अगर बाय चांस उस टाइम आपने फॉर्म भर दिया था, फॉर्म भरने के बाद मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। जैसे कि ये सीटेट है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके पास जेबीटी भी होगी लेकिन सीटेट नहीं था, लेकिन अभी रिसेंट वाला उन्होंने सीटेट दिया और इस वाले सीटेट में एग्जाम उनका क्लियर हो गया, तो क्या वो इस वाले सीटेट के बेसिस पर इस एग्जाम में वैलिड हो पाएंगे? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये आपकी कट ऑफ डेट से पहले की होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक है, रिजल्ट विजल्ट सब डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन आपका डिग्री या डिप्लोमा अभी तक आपके पास नहीं आया, तो अब आप क्या करेंगे? ध्यान ये रखेंगे, जब भी आपको आपकी यूनिवर्सिटी आपको मार्कशीट देती है तो उसके साथ आपको एक प्रोविजनल डिग्री देती है, प्रोविजनल डिग्री देती है, और प्रोविजनल डिग्री की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स की होती है, 6 महीने की वैलिडिटी होती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई आपके पास जो मार्कशीट में जो रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट है, क्या उस डेट से आज की डेट में 6 महीने हो गए हैं? अगर 6 महीने नहीं हुए हैं और यूनिवर्सिटी ने अभी तक डिग्री को जारी नहीं किया है, तो आप उसी प्रोविजनल डिग्री से वहां पर अपना काम चला देंगे। वहां पर आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जैसे ही मेरे पास डिग्री आएगी मैं सबमिट करा दूंगा, नंबर 1। दूसरी चीज ये हो सकती है कि यूनिवर्सिटी ने तो डिग्री बना दी है लेकिन आपने अभी तक रिसीव नहीं करी है, ऐसा भी होता है कभी कभार। तो आपको कि डिग्री के लिए पैसे लगते हैं कॉन्वोकेशन में, तो वहां पे जाइए, आप अपनी डिग्री को रिसीव कीजिए और घर आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे समझ में। लेकिन अगर आपके डिग्री के यानी कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, 6 मंथ्स क्रॉस कर चुके हैं, तो अब आपके 2 केसेस हो सकते हैं कि अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें और उनसे बोले जी डिग्री लाओ।
वो कहेंगे कि भाई डिग्री तो अभी तक हमने किसी को नहीं दी है, मतलब यूनिवर्सिटी ने ही अभी तक डिग्री इशू नहीं करी है। अगर उन्होंने डिग्री इशू कर दिया तो डिग्री मांग लो, तुरंत अपना इशू करवाओ और चलते बनो। लेकिन अगर उन्होंने ही अभी तक डिग्री इशू नहीं करी है तो आप अपने प्रोविजनल डिग्री का एक्सटेंशन लेंगे। एक्सटेंशन का मतलब यह है कि आप उस यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि भाई अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई भी डिग्री जारी नहीं करी है इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, तो ये जो प्रोविजनल डिग्री अभी हमने दी है ये उसके इक्विवेलेंट रहेगी और इसकी वैधता बढ़ाई जाती है। इस तरह की चीज आप जाकर के बात करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले बहुत निर्दयी होते हैं। अगर आपके पास सपोर्टिंग कागज नहीं है तो वहां पर आपको बहुत दुख का सामना करना पड़ सकता है और केवल एक कागज के लिए आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही रिजेक्ट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि चलो प्रोविजनल बेसिस पे इंटरव्यू करा देंगे, नहीं, वो वहीं से रिजेक्ट कर देंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सीटेट वाला भी क्लियर होगा, वो पहले का होना चाहिए, ठीक है। जो रिजर्व्ड कैंडिडेट के लोग हैं, जो SC ST OBC वाले जो कैंडिडेट है, अगर उनके 82 नंबर है तो वो पास कहलाएंगे, परसेंटेज का हो गया। अब जैसे PRT स्पेशल है, इसमें भी सेम चीज़ है, सारी चीज़ें हैं, परसेंटेज का क्राइटेरिया, लेकिन ये एक कंपोनेंट है RCI का। RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये वाला जो पुनर्वास केंद्र है, जितने भी इस देश के अंदर स्पेशल एजुकेटर हैं, उन स्पेशल एजुकेटर को एक लाइसेंस नंबर देती है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, यानी कि आपका नाम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होता है। अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं है तो ऐसे में आप एलिजिबल ही नहीं होते इस देश में किसी भी स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये इंश्योर करें कि आपने स्पेशल एजुकेशन तो चलो कहीं से कर ली, लेकिन क्या आपके पास RCI का नंबर है, यानी कि आपके पास क्या अपना रजिस्ट्रेशन या सीरियल नंबर है आपके पास? अगर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो तुरंत आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आपका रिजेक्शन कंफर्म है। अब हम आते हैं TGT पे। सेम वही बात है, ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास 3 साल की मार्कशीट होनी चाहिए और आपका डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो वही बात है, आमतौर पर इसमें डिग्री नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड करते हैं, तो बीएड में कम से कम 2 साल तो आप गुजार ही चुके होते हैं। तो ऐसे में अगर डिग्री नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या है। तो ये आपके पास किसी तरीके से होनी चाहिए, बीएड की भी मार्कशीट और डिग्री, और सेम चीज़ अप्लाई होती है। सीटेट 2 आपके पास होना चाहिए, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। एक तो परसेंटेज का क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जिस सबसे अधिकतर लोग जो रिजेक्ट होते हैं वो इसी में होते हैं। सबसे पहला, जिस भी सब्जेक्ट से आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो एकदम क्लियर करके चलें, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप कॉम्बिनेशन कैसे बना रहे हो। तो आपको वहाँ पे बताना होगा, जी भाई मैंने 3 साल ये पढ़ा है, रूल के हिसाब से, जो एडवर्टीजमेंट था उस रूल के हिसाब से मैंने ये 3 साल ये पढ़ा है, फिर 1 साल ये पढ़ा है, 1 साल ये पढ़ा है, एकदम वो बताना पड़ेगा। अब वो बताने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट उठाए। वो ऑब्जेक्शन ये उठाएंगे कि भाई जैसे मान के चलो आपने हिस्ट्री के 3 सब्जेक्ट बता दिए, 1 साल आपने पॉलिटिकल साइंस का बताया, तो वो कहेंगे जी हम कैसे मान ले, इसमें पॉलिटिकल साइंस तो नहीं लिखा हुआ है, तो हम कैसे मान ले कि ये पॉलिटिकल साइंस है। हो सकता है कि सब्जेक्ट का नाम कुछ अलग तरीके से लिखा हो या कुछ दूसरा नाम लिखा हो, समझ में नहीं आ रहा कि ये पॉलिटिकल साइंस है या नहीं। तो ऐसे में ये कैसे क्लियर होगा? तो आप अपनी मार्कशीट के अंदर सब्जेक्ट को ध्यान से देखें। जैसे कि जो लोग इग्नू से काम करते हैं, इग्नू से जिन लोगों ने डिग्री ले रखी है, तो इग्नू में क्या होता है कि मार्कशीट के अंदर केवल और केवल कोड लिखा रहता है, कि जैसे BCA1 BAC1 ऐसे करके कोड लिखा रहता है। तो उस कोड की एक फुल फॉर्म होती है, वो मार्कशीट के पीछे लिखी रहती है। तो वहां से आप चेक कर लें कि भाई उसका फुल फॉर्म क्या है। अगर फुल फॉर्म से क्लियर हो रहा है कि ये किस सब्जेक्ट का ब्रांच है या कौन सा सब्जेक्ट है, तब तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर सब्जेक्ट को पढ़ के नहीं पता चल रहा है, जैसे आमतौर पर क्या होता है कि जैसे अगर आप इग्नू के बैक साइड में देखेंगे उनके मार्कशीट पे, तो जैसे कि हिस्ट्री ऊपर लिखा होगा और हिस्ट्री के ऊपर कई सारे सब्जेक्ट होंगे। तो मान के चलिए यहाँ पे BAC1 करके एक सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, और ये जो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट से को पढ़ के नहीं पता चल रहा है कि ये हिस्ट्री का है या नहीं। लेकिन क्योंकि उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, यानी कि उस मार्कशीट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, यानी कि मार्कशीट के पीछे ही लिखा हुआ है कि ये सारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट है, तो वो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। लेकिन देश की सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको पता है कि ये वही सब्जेक्ट है, लेकिन उसका नाम पढ़ के क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में जाके कंसल्ट करना चाहिए और वहाँ से एक सर्टिफिकेट, ऑफिशियल कागज पे एक सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, और जिसकी डायरी भी आपको करवानी चाहिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट जो है वो डबल वेरीफाई
सेटिस्फाई हो सके। तो वहाँ पर एक प्रॉपर एप्लीकेशन दे करके आपको एक सर्टिफिकेट लेना चाहिए। उस सर्टिफिकेट में ये कंफर्म लिखा होगा कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये यूनिवर्सिटी सर्टिफाई करती है कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और ये जो सब्जेक्ट है ये इस सब्जेक्ट का ब्रांच है, यानी कि बायोलॉजी का ब्रांच है, हिस्ट्री का ब्रांच है, जो भी आपको लिखवाना है आप उनको एप्लीकेशन दीजिए और ये लिखवाइए। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, बोलेंगे जी कॉम्बिनेशन बताओ, उस कॉम्बिनेशन में आपने बोल दिया कि इस सब्जेक्ट से है। जैसे वो बोलेंगे अरे हमें तो नहीं पढ़ के पता चल रहा है कि ये पॉलिटिकल साइंस है, या फिर हमें तो नहीं पता चल रहा है कि ये बायोलॉजी है, तुरंत आप वो सर्टिफिकेट दिखाइए कि इसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी से इसको मैंने अटेस्ट करवा रखा है। तो जैसे ही आप उस कागज को दिखाएंगे वो कन्विंस हो जाएंगे और आपसे कोई भी फालतू का सवाल वो आगे नहीं पूछेंगे। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर अगर आप अटक गए तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। अपनी परसेंटेज की कैलकुलेशन एकदम एकदम टिप पे रखे। खैर, जो लोग वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं उससे घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको नंबर नहीं दे रहे होते हैं। तो वहां पे आप बहुत ही कैजुअली और नॉर्मली बात कर सकते हैं, तो वहां पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो जो चीज पूछ रहे हैं उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सेम वैसी पीजीटी में कोई खास समस्या नहीं है। ये तो हो गई नंबर एक बात। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तब कोई समस्या तो है ही नहीं। एक बार कास्ट सर्टिफिकेट का भी बता देता हूं। कास्ट सर्टिफिकेट भी एज पर रूल जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का इशूड होना चाहिए। अगर उससे पहले का इशूड नहीं है तो एक समस्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि एससी एसटी, हालांकि यहाँ इस वाले केस में तो लगभग सभी सर्टिफिकेट का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, लेकिन जैसे एससी और एसटी के केस में अगर आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बना हुआ है, ध्यान रखना इस सवाल में डिफरेंस क्या है कि मान के चलिए कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं लेकिन उनके नाम का सर्टिफिकेट आज तक नहीं बना, और उनका पहली बार जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद बना है, तो भैया उनका कैंडिडेचर 100% रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए कोई एससी का कैंडिडेट है जिसके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट था, स्टेट मतलब नॉर्मल उसके पास एक सर्टिफिकेट था, लेकिन सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट उसके पास नहीं था। वो जब फॉर्म निकले तो उसने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद में उसके पास सर्टिफिकेट आ गया, तो क्या ऐसे केस में भी उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो इसके चांसेस ना के बराबर है। कारण वो ऑलरेडी एक वेरीफाइड उसके पास डॉक्यूमेंट था, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो उस डॉक्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर कास्ट तब भी उसी कैटेगरी में थी और आज भी उसी कैटेगरी में है, तो उसको कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपके पास पहले डॉक्यूमेंट ही नहीं था और चेन आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपके साथ समस्या होगी ही होगी। ठीक है, दूसरा आता है ये जो ओबीसी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इनको एक बड़ी समस्या होती है। जैसे ओबीसी हैं, इनको अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी कि एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, और ईडब्ल्यूएस वालों को इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे आपको कौन से ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए। तो जिस ईयर आपने फॉर्म भरा था, यानी कि अभी हम कौन सा साल में आ गए, अभी हम 2026 में आ गए, यानी कि 2025 का, यानी कि आपके पास ऐसा एनसीएल होना चाहिए या फिर ऐसा आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय वो आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट था। जैसे मान के चलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इनकम सर्टिफिकेट जो ये एनसीएल वाला जो होता है वो 6 महीने के लिए होता है, और इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो उसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए होती है। अगर आपके पास उस समय एक एक्टिवेटेड का मतलब एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था तो आप ओबीसी का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर कोर्ट केस, बहुत लंबी लंबी चीज़ें होती है। कोर्ट केस तो क्या वो पहले ही आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला, आप उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ के रखें जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय का एक वैलिड आपके पास कागज होना चाहिए, चाहे ईडब्ल्यूएस का इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे ओबीसी का आपके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट हो। अब उसके बाद क्योंकि उसके बाद अब आपकी नौकरी लगने वाली है तो हर 6 महीने पे आप उसको रिन्यू कराएंगे ही, या इनकम सर्टिफिकेट भी हर साल आप रिन्यू कराएंगे ही। तो उसके बाद के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, पहला डॉक्यूमेंट वो उससे पहले का ना भी हो तो चलेगा, वो वाला डॉक्यूमेंट, और तब से लेकर के जब आपका इंटरव्यू होगा उस बीच में अगर किसी भी तरह का कोई रिन्यूअल करवाया है तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास वहाँ पर ले जाके रखें। यानी कि वहाँ पर जाकर के आपको ये बताना है कि जिस टाइम मैंने फॉर्म भरा था तब भी मैं ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में था और आज भी मैं ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में हूं। अगर ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पास जब फॉर्म भरा था
उस समय उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था। और ऐसे केसेस में वो जब अप्लाई करने के लिए गए तो वहाँ पर कहीं पर अकाल पड़ा था, कहीं पे हड़ताल चल रही थी, या आपने फॉर्म भरा, आपका सही समय पर काम नहीं हुआ। अगर इस तरह की कोई दिक्कत या ऐसा कोई कैंडिडेट आता है तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो आप तो यही मान के चलें कि आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट होगा। लेकिन ऐसे में कौन कौन सी चीज़ें आपको सपोर्ट कर सकती है अगर आपकी किस्मत हुई तो? नंबर एक, क्या आपके पास जिस समय आपने अप्लाई किया था उससे पहले का, यानी कि जस्ट उससे पहले का कोई एनसीएल या आपके पास इनकम सर्टिफिकेट था? और जिस समय आपने अप्लाई किया उसके तुरंत बाद, या ऐसा नहीं कि उसके बाद आपके पास है ही नहीं, यानी कि आज से 5 साल पहले अप्लाई किया था, नहीं, क्या जस्ट उससे पिछले साल का था? यह माना जा सकता है कि भाई अभी आपने अप्लाई किया, इस समय स्ट्राइक थी इस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन क्या जस्ट उससे पिछली बार का था? और क्या उसके बाद आपने बनवाया कि नहीं बनवाया? अगर आपके पास सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं तो ऐसे केसेस में आपको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट होगा ही होगा। नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका ये मानना है कि भाई उस समय उन्होंने जोश में ईडब्ल्यूएस का अप्लाई भी कर दिया और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में फॉर्म भी भर दिया। उनको ये लगता था कि भाई फॉर्म तो आ जाएगा, मतलब हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और हमारा वो इशू हो जाएगा। लेकिन किसी वजह से आपके पास सर्टिफिकेट नहीं बना है, आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो चाहे एनसीएल का हो, नहीं बना है, और आपने कैटेगरी भर दी है ईडब्ल्यूएस या ओबीएस या एससी एसटी कुछ भी, लेकिन अब उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो क्या अब आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट होगा? तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने उस समय चीज़ भरी थी उसका एक बड़ा ही वैलिड रीजन के साथ आपके पास एक अंडरटेकिंग और सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से आपने उस समय वो कैटेगरी भर दी और आज आप कह रहे कि जी नहीं, मेरे पास तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे तो यूआर में ही शिफ्ट कर दिया जाए। आप ये एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट या वैलिड रीजन नहीं है तो ऐसे केस में आपका ट्रांसफर नहीं होगा और आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, क्या आप किसी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया तो क्या यूआर में ट्रांसफर बहुत इजी है? नहीं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिस भी कैटेगरी, मान लीजिए चलिए आपने एससी से फॉर्म भरा था और एससी की कट ऑफ मान के चलिए 60 आती है और यूआर की कट ऑफ 70 आती है, तो नंबर 1 सबसे पहले आपके एप्लीकेशन पे विचार ही तब किया जाएगा जब आपके नंबर यूआर की कट ऑफ से ज़्यादा हो, यानी कि 70 से ज़्यादा हो। अगर 70 से कम नंबर है और आप क्योंकि कैटेगरी की वजह से आप सिलेक्ट हुए और आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो बेटर ये है कि अब आप घर पे ही रहें, क्योंकि अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। यूआर की कैटेगरी में शिफ्ट आप तभी होंगे जब यूआर की कैटेगरी से ज़्यादा आपके नंबर होंगे, और उसके बाद भी ये सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे, वैलिड रीजंस लेकर के जाएंगे, और विद कागज, जबानी रीजन नहीं, विद कागज जाएंगे, तभी जाकर के आपके कैंडिडेचर पर वो लोग विचार करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? सारे ये दोनों डॉक्यूमेंट्स की बात समझ में आ गई कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और किस किस तरीके से कैंडिडेचर एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर पर्टिकुलर्स मिसमैच का मतलब ये है कि आप किसी के नाम, बाप माँ के नाम में, इन सब चीज़ों में अगर कोई गड़बड़ आ रही है, डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ आ रही है, तो क्या करें? सबसे पहला, अगर आपके नाम को छोड़ करके किसी और के नाम में गड़बड़ी है, जैसे कि पापा का नाम, मम्मी का नाम, इसमें कोई गड़बड़ी है, लेकिन कैंडिडेट का नाम एकदम सही है, जैसे कि मैं एक यूआर का कैंडिडेट हूं और मेरा नाम सभी डॉक्यूमेंट में एकदम कंसिस्टेंट है, एकदम सेम है, मम्मी पापा के नाम में कुछ गड़बड़ी है, तो मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। कास्ट सर्टिफिकेट को छोड़ के, इस पूरे डॉक्यूमेंट में कास्ट सर्टिफिकेट को छोड़ के बाकी सारे डॉक्यूमेंट में मेरा एकदम सेम नाम है, तो मुझे बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। मम्मी पापा के नाम के लिए मैं एक सिंपल एफिडेविट से भी काम चला सकता हूं, और वहां पर अगर सिंपल एफिडेविट वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऐसे केस में वो आपसे अंडरटेकिंग ले लेंगे कि भाई बाद में आप इसको जमा करा देंगे। ठीक है, नंबर 1 बात हो गई। लेकिन अगर किसी भी तरीके से आपके नाम में गड़बड़ी होती है, जैसे कि 10th में कुछ और था, 12th में कुछ और है, या सीटेट में कुछ और है, या डिग्री में कुछ और है, अगर आपके खुद के नाम में समस्या है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। अब इसको कैसे टैकल करना है वो बताता हूं। देखो, कुछ नाम में समस्या तो होती है, जैसे केएम वाली, कुछ लड़कियां हैं, जैसे कि यूपी में जितने लोग ये डिग्री या स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके नाम के आगे केएम जबरदस्ती लगा देते हैं। रियल नाम में कहीं पे भी केएम नहीं होता, वो जबरदस्ती केएम लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट वाले हैं, तो उनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो तो भाई सर्टिफिकेट एरर है। केएम तो एक इनिशियल लगा रखा है या सैल्यूटेशन टाइप का कुछ लगा रखा है, तो उससे आपको परेशान
परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं चाहिए। लेकिन नाम के स्पेलिंग में अंतर है, जैसे कि किसी का नाम है सुनीता तो SUNITA है, लेकिन किसी दूसरे सर्टिफिकेट में नाम है SUNITAA, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, और इसके लिए सिंपल एफिडेविट से भी काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहला काम यह है कि इस समय जाकर के आप कोशिश करें कि कंसर्न डिपार्टमेंट में जाकर के आप अपना नेम में करेक्शन करा करके आप फ्रेश डॉक्यूमेंट इशू करा लें। नंबर 1 काम हो सकता है। मान के चलिए आप जाते हैं यूनिवर्सिटी, कहते हैं जी मेरा नाम तो गलत है, 10th के डॉक्यूमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो उसको ठीक कर दो। वो मना कर देते हैं कि जी हाँ अब तो हम नहीं कर सकते, इसकी डेट जा चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे, तो अब ऐसे में आप हायर लेवल ऑफ करेक्शन चाहिए, तो इसके लिए आपको किसी एडवोकेट से बात करनी चाहिए, गैजेट नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद अखबार में आपको निकलवाना पड़ेगा, और ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पर्सन और ये पर्सन सेम है। और ये सारे काम में थोड़ा पैसा भी लगता है और समय भी लगता है, तो ये काम आपको अभी करा लेना चाहिए, ताकि आपके इस दिक्कत की वजह से आपको आपके कैंडिडेचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई है। चाहे डेट ऑफ बर्थ की बात हो, चाहे ये सारी चीजें हो, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पे। कास्ट सर्टिफिकेट पे अगर पापा के नाम में दिक्कत है तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको इशू होता है वो आपके पापा, आपके पेरेंट्स यानी कि मेजरली आपके पापा के बेस पे इशू होता है। और यदि पापा का नाम मान के चलिए कि आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है गजेंद्र, और ओबीसी के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है गजानन या गजानन शर्मा या गजेंद्र शर्मा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गजेंद्र शर्मा या गजानन शर्मा या गजानन और आपके में सिर्फ गजेंद्र लिखा हुआ है, तो ये इस चीज का प्रूफ होगा ही नहीं कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपके लिए है। आ गई बात समझ में? तो ऐसे में भाई उसको भी चेंज करवाना पड़ेगा, या उस वाले केस में गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ेगा कि भाई ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों जो पर्सन है वो सेम है। तो ऐसे केस में वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये वाली बात क्लियर होगी। यहां तक कि अगर मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी आपको मेजरली कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जो जो बातें मैंने बताई हैं उन बातों के हिसाब से आप एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिएगा, और यदि मेरी बताई हुई बात में कहीं पर भी कोई समस्या आपके खुद के पर्सनल केस में लगती है तो पहली बात तो कमेंट में शेयर कर देना कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मेरी समस्या है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका कोई जवाब दे पाऊँ। लेकिन मैक्सिमम केस में मैंने आपका जवाब आपको बता दिया है, तो आप उसके हिसाब से अपने काम में लग जाएं और अपना काम बेहतर तरीके से कर करके अपने आप को एकदम रेडी रखें और टेंशन फ्री होकर के आप अपने इंटरव्यू को दें। तो मेरी तरफ से फिलहाल आज के लिए इतना ही है। आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। खुश रहें, अपने माइंड को प्रिपेयर्ड रखें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। यहाँ पे लगातार आपके लिए सेशंस आते रहेंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो चैनल से एकदम जुड़े रहना है और किसी भी अपडेट को मिस नहीं करना है। मेंटर स्टैटिस्टिक्स ऐप को इंस्टॉल करके रखेंगे, क्योंकि वहीं पर सारे आपकी क्लासेस, आपका पूरा कोर्स और मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहीं पर मिलती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।